नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश किंग मेकर। उत्तराखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधी लड़ाई दिखाई दे रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी यहां पर एक ट्रायंगल बनाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये सियासत किस तरफ जाएगी। और कहते हैं कि अगर सियासत को उत्तराखंड में भांपने में कोई सबसे ज्यादा माहिर है तो वो है उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे बड़ी बात यह है कि अब चुनावी बिगुल बज चुका है। किस तरीके के है आपकी तैयारी 10 मार्च को लेकर? हमारी तैयारियां पूरी हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार पहले की अपेक्षा हमारे कार्यकर्ताओं में जोश बहुत है। आप इसी बात से अंदाज लगा सकते हैं। माननीय इलेक्शन कमीशन ने जब चुनाव की तिथियों का ऐलान किया है तो कांग्रेस कार्यालय में जो कार्यकर्ता उपस्थित थे उन्होंने पटाखे फोड़ के मिठाइयाँ बांट के बड़ी खुशी मनाई। मैंने उनसे कहा, भाई चुनाव थोड़ी जीत गए, ये तो बोले नहीं साहब, ये जो घंटी बज गई है ये भाजपा की विदाई की घंटी है। तो जो कार्यकर्ताओं का जोश है वो एक बड़ी पूंजी होता है और मैं समझता हूँ कि इस बार ये पूंजी हमको जीत तक लेकर के जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो चुनाव ये चुनाव क्या एंटी इनकम्बेंसी का चुनाव है, अपॉर्चुनिटी का चुनाव है? ये आप अगर संभावनाएं तलाश रहे हैं तो क्या वो जो अतीत रहा है कि रोटेशन एक के बाद एक बीजेपी कांग्रेस, उस आधार पर तलाश रहे हैं, या आपको लगता है कि ये अब बड़े लेवल पर अब एंटी इनकम्बेंसी बन रही जिसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा? देखिए, इसमें समन्वय है सब चीज़ों का और सबसे मेजर फैक्टर यह है कि भाजपा पिछले 5 साल उत्तराखंड को एक अच्छी सरकार देने में फेल रही, जिसको उन्होंने खुद स्वीकार किया। एक अपने मुख्यमंत्री को बजट सत्र के बीच से कान पकड़ करके निकाल दिए। कहीं ये किसी को भी ये नहीं बताया क्यों निकाला। राज्य के लोग समझ नहीं पाए कि भाई यदि ये इतना ही बेकारा था, नकारा था, तो इसको तुमने करीब 3.25 साल क्यों मुख्यमंत्री बना करके रखा। लेकिन बीजेपी तो कहती है, राजनाथ सिंह जी तो आए तो उन्होंने कहा कि हम 7-8 मुख्यमंत्री बदले, आपको इससे क्या? वो जनता के जो घाव हैं, जो बीजेपी ने घाव दिया है, उसमें राजनाथ सिंह जी नमक छिड़क गए। उनसे अहंकार की अपेक्षा नहीं थी, लेकिन उन्होंने बड़ी अहंकारी बात कही। लोकतंत्र में जनता ये देखती है कि हमारी सरकार कौन है, मुख्यमंत्री कौन है। नहीं, लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है ना कि जब हम 2017 का चुनाव गए थे तो हम किसी चेहरा लेके नहीं गए थे, हम तो पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ गए थे। भाजपा ये भूल जा रही है, या राजनाथ सिंह जी ये भूल गए कि मुख्यमंत्री जब बन जाता है तो फिर वो अकेले पार्टी का नहीं रहता, उसके साथ राज्य के लोगों की भावनाएं जुड़ जाती हैं। आप ठीक है, लोगों ने आपकी पार्टी को वोट दिया, आप चेहरा लेकर के नहीं गए होंगे, लेकिन जो वोट दिया लोगों ने उनकी भी तो अपनी कुछ भावनाएं होंगी। उन्होंने कहा, भाई भाजपा ने बड़ी सोच समझ करके बनाया होगा, और आपने 4 साल उनको रखा भी और अचानक निकाल दिया। दूसरे को बनाया तो उसको तो यही नहीं पता पड़ पाया कि भाई वो क्यों बनाया गया और क्यों हटा दिया गया। तीसरे को समय नहीं मिला, उनको एक कागज़ दिल्ली से आता है, उसको पढ़ करके यहाँ सुना देते हैं, घोषणाएं करते हैं, उनको बाकी कुछ करने के लिए है ही नहीं। और हाँ, एक काम ज़रूर कर रहे हैं, मुख्यमंत्री होने का फ़ायदा उठा करके नदी, नाले, गाड़, गधेरे सब खोद डाले हैं। और दूसरा काम किया है, अभी भी ये इलेक्शन आचार संहिता लगने के बाद बेतहासा ट्रांसफ़र पोस्टिंग करके लोगों को आचार संहिता का उल्लंघन करके बहुत ही मतलब जो कभी नहीं सुना गया था। आज लेकिन आपके आरोपों का सीएम साहब ने जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा है कि वो हम पर उंगली उठाएं जिनके दामन खुद पाक साफ हों। जो है, उन्होंने कुछ एविडेंस भी दिए कि आपने किस तरह से अपनी सरकार के समय लोकतंत्र में आप जब सत्ता में हैं तो सवाल आपसे उठते हैं, वो हमसे सवाल करें विपक्ष के रूप में। हमें बड़ी खुशी होगी यदि राज्य का मुख्यमंत्री सवालिया बन करके खड़ा हो जाए, तो मुझे बड़ी खुशी होगी उनके सवालों का जवाब देने में। लेकिन मुख्यमंत्री का दायित्व है कि जनता के जो सवाल हैं उन सवालों का उत्तर दे। आज सवाल ये है, सारे समाचार पत्र छपे पड़े हैं कि भाई
सेक्रेटेरिएट संडे को खोल करके 600 से ज़्यादा आदेश निकाल दिए गए और लोग कह रहे हैं आज भी आदेश बैकडोर में निकल रहे हैं। तो ये जो इस तरीके की परंपरा है इस राज्य में कभी नहीं रही। तो ऑब्जर्वर क्या कर रहे हैं, आयोग क्या कर रहा है, उसको इंटरव्यू करना चाहिए ना मसले को। आयोग के आने से पहले, उनके संभलने से पहले इन्होंने छपा छप आदेश छाप करके निकाल दिए। अब हमने उठाया है, हमको पूरा विश्वास है। तो आपको क्या उसमें भी कोई आशंका नजर आती है क्या कि चुनाव निष्पक्ष हो पाएंगे या नहीं? नहीं, हमें चुनाव की पक्ष और निष्पक्षता का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि एक गलत काम हो रहा है और उसके एविडेंसेस है, सरकार ने खुद स्वीकार किया है। अब 600 के करीब कुछ तबादले उन्होंने रोक दिए हैं और कहा है कि चुनाव के प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद निकले हुए आदेश है। तो एविडेंसेस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस ही नहीं, दूसरे एविडेंसेस भी क्लियर कट कह रही है कि सरकार ने कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये आदेश निकाले हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग की है। कल मैं यदि मामला नहीं उठाता तो 70 डीएफओज की ट्रांसफर्स हो रहे थे। जब हमने उठाया तो उसके बाद फिर उस पर्पज को, और उसमें लाखों का हेर फेर हो रहा था। तो ये जो आज सड़ांध आ रही है हमारे सचिवालय के चारों तरफ, इस तरीके की जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इन सब बातों आप में करप्शन की बात करते हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि इस बार का चुनाव कारनामा बनाम काम पर होगा। हमने काम किया है, उन्होंने कारनामा किया है और जनता तय करेगी। काम बताए ना कुछ, वो तो दिखाते हैं ना, कहते हैं केदारनाथ से लेकर के केदारनाथ ऑल वेदर रोड तक क्या क्या नहीं किया, जो है रेल लाइन से लेकर के। केदारनाथ में केवल हमारे नाम की जो पट्टिकाएं लगी थी उनको हटा करके मोदी जी के नाम की पट्टिकाएं लगाने के अलावा कोई काम किया उन्होंने? हाँ, दूसरा काम, एक काम जरूर किया, हमारी बनाई गुफा में जो है वहाँ ध्यान लगाया, उनसे ध्यान लगवाया गया, बाकी तो कुछ किया नहीं। यदि किया है तो बताए कि तल्ली लिंचौली केदारनाथ रोपवे क्यों नहीं बनी, वैकल्पिक रोड मार्ग क्यों नहीं बना, गौरी कुंड के पुनर्स्थान जिसको हम नहीं कर पाए थे वो काम क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं वहाँ भैरव मंदिर और जो केदार का शरण हो रहा है मंदाकिनी के प्रभाव से, उसको रोकने के लिए जो टूट फूट नियंत्रण का काम होना था, भूस्खलन का रोकने का काम होना था, वो काम क्यों नहीं हुआ? लेकिन प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि हमने हजारों करोड़ रुपए केदारनाथ के जो है इस पे प्रोजेक्ट पे खर्च किया। मैं कह रहा हूँ हजारों करोड़ रुपया जिसकी बारिश हुई है, तो वो बारिश धरती पे तो आती, वो बीजी में क्यों सूख गई? अच्छा, 1 लाख करोड़ उत्तराखंड में, 1 लाख करोड़ सरकार कहती है हमने 1 लाख करोड़ रुपए, डबल इंजन की सरकार है, 1 लाख करोड़ उत्तराखंड में खर्च किए गए, बहुत सारे काम पूरे हो गए, बहुत सारे ऑन प्रोसेस है, इसलिए कांग्रेस बौखलाई हुई है। देखिए उन कामों को जरा गिनाएं तो सही, बताएं तो सही ये काम है। लोग जो बताते हैं वो आप कह देते हैं तो हमने शुरू किया था, तो हमने किया था, वो तो हमने शुरू किया। ये जो 4 धाम परियोजना है जिसको ये बीच में ऑल वेदर रोड कह करके सारे देश भर में दुष्प्रचारित कर रहे थे, अब इनको कहना पड़ा हाँ 4 धाम यात्रा सुधार मार्ग है, उसका प्रोजेक्ट मेरे समय में स्वीकृत हुआ। मैंने उस समारोह की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री जी को काम एक्सपीडाइट हो जाएगा, केंद्रीय मदद से होना था वो, तो एक्सपीडाइट हो जाएगा, हम प्रधानमंत्री को लाए थे उसमें। तो जिसके लोस टोटन के समारोह की मैंने अध्यक्षता की, उसको आप कांग्रेस के खाते से कैसे छीन लेंगे? रेलवे लाइन जो है नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने वर्ष 2011 के जनरल बजट में मंजूर किया, उसको नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में, रेलवे से बाहर हुआ है, उसका पैसा सब रेलवे से बाहर आया है। और जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग है, बल्कि इनके ऊपर आरोप लगना चाहिए, दूसरी रेल परियोजना जो नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में मंजूर हुई थी हमारी टनकपुर बागेश्वर वाली, उस पर इन्होंने काम रोक दिया। उस पे तो कह रहे हैं कि हमने तो पैसा भी रिलीज कर दिया है, जो है आप बड़ी देर डीपीआर बनने में टाइम लगता है, यदि कर दी हो तो दिखाई देगी ना। अब वो तो यकीन आता नहीं लोगों को, क्योंकि बड़ी देर कर दी मेहरमा आते आते। जब तुम्हारी चला चली की बेला आई, ये सारी 1 लाख करोड़ रुपए की, या मैं तो कह रहा हूँ 10 लाख करोड़ रुपए की बारिश जो है उत्तराखंड में केवल चुनाव के मौके पे क्यों हो रही? ये कैसा सांता क्लॉज है जो क्रिसमस में तो आता नहीं है, जब 4-4.5 साल यहाँ के लोग अपने हितों के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, हमारा विकास रुका पड़ा था, लोग सवाल कर रहे थे, उस समय तो आता नहीं है।
और जब चुनाव आता है तो उस समय बारिशें कर देता है। जैसे 25-15 लाख रुपया हर खाते में भेज दिया था, शायद आपके खाते में आया होगा। उसी तरीके से जो है कहा था 2 करोड़ सरकारी नौकरियां दे देंगे आपके इष्ट मित्र रिश्तेदारों को, शायद जो है आपके जो ऑडियंस है उनके रिश्तेदारों को शायद वो 2 करोड़ नौकरियां मिली होंगी। हमने तो कहीं देखी नहीं। तो ये कैसा सांता क्लॉज अच्छा, नौकरियों में सुबोध उनियाल जी फाइल ले लेके घूमते हैं, आपसे कहते हैं कि आप टाइम बताइए, जगह बताइए, मैं आपको एक उत्तराखंड में कितने लोगों को रोजगार दिया हम आपको बताएंगे। मैं नाम पते सहित दे सकता हूं कि जिन 32,000 लोगों को मैंने 3 साल में नौकरी दी, ये अपनी 5 साल में 3200 लोगों को जिनको नौकरियां दी हों सरकारी, उनके नाम पते बता दो। तो वो तो कह रहे हैं हम फाइल लेके हम घूम रहे हैं। हमने तो हरीश रावत जी को चैलेंज किया कि आप हमें जगह बताइए, समय बताइए, हम लेके आ रहे हैं। महाराज, आप ही के चैनल के माध्यम से मुझको जो है नाम पते दे दे, मैं स्वागत करूंगा। एक बार हम वेरीफाई तो कर ले कि ये वही नाम पते है या जालबट्टा है, और कागज है भी नहीं अंदर फाइल में, इनका कोई भरोसा नहीं। ये तो खाली लिफाफा पकड़ा करके आपको, और 5 साल बिना विकास का लिफाफा पकड़ा करके जब उत्तराखंड वालों को भरमा रहे हैं, इतने 1 करोड़ 25 लाख लोगों को भरमा रहे हैं, तो आपको भरमाने में इनको क्या देर लगेगी? तो आपको क्या आप इनके भ्रम में मत आइए जो कुछ कह रहे हैं। ये तो जनता तय करेगी। सबसे बड़ी बात ये कि आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड की जो जरूरत थी, उत्तराखंड में पलायन एक बड़ा इशू था। उत्तराखंड में इन्होंने कहा कि हम रिवर्स माइग्रेशन जो है को बढ़ावा दे रहे हैं, लोग वापस आएंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बड़ी बुनियादी यहाँ की ज़रूरत थी। कहते हैं कि जवानी और यहाँ का पानी दोनों यहाँ नहीं टिकता। इन्होंने कहा हमने उसको रोकने का। आपको लगता है कि कुछ हद तक भी क्या कुछ कदम आगे बढ़े? कुछ सवालों के साथ आपसे इसका उत्तर दूं जी। उत्तराखंड में घोस्ट गांवों की जितनी संख्या थी मेरे कार्यकाल में तक, जब तक मैं मुख्यमंत्री था, 3 मतलब पहले से घोस्ट गांव होते आए, लेकिन जिस समय तक मैं मुख्यमंत्री था उस समय तक जिन घोष गांवों की संख्या 18 थी, आज उनकी संख्या 78 पहुंच गई है। तो घोष गांव कैसे हो गए भैया, बढ़ कैसे गए यदि तुमने रिवर्स पलायन करवा दिया? नंबर 1। नंबर 2, आपने रिवर्स पलायन का कोई उदाहरण तो बताओ। ये रिवर्स पलायन का उदाहरण है। हमने खेती बाड़ी को प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि कृषि एक मेजर रोजगार है, पहाड़ों में लोगों ने खेती छोड़ दी थी, हमने उसके लिए जो है अनाज पर बोनस की योजना प्रारंभ की। मड़ुआ, झुमरा, कोदो आदि आदि पर बोनस योजना प्रारंभ की और उनके खरीद केंद्र खोले और खरीद मूल्य निर्धारित किए। आपने उस योजना को बंद कर दिया। लोगों ने पहले से ज़्यादा लोगों ने अब खेती छोड़ दी है। हमने बंदरबाड़े बनाए, हमने जो है जंगली जानवरों से रक्षा के लिए सुअररोधी दीवारें बनाने का प्रोजेक्ट प्रारंभ किया। आपने उसको बंद कर दिया, आपने उसमें धन नहीं दिया। ज़्यादा लोग खेती छोड़ चुके हैं तो रिवर्स पलायन कहाँ से होगा? नौकरियां आप दे नहीं रहे हैं, 28,000 पद खाली पड़े हुए हैं, तो वो कहाँ से पलायन को नियंत्रित करने में फायदा करेगा? जो बेरोजगार लोग हैं वो रोजी रोटी के लिए ज़्यादा बाहर आए हैं इनके कार्यकाल में, क्योंकि पद जो पहाड़ों में सृजित होने थे, जहाँ खाली पड़े पद थे, वो तो आपने भरे ही नहीं जो है। तो ये इसका बड़ा उदाहरण है। और जो सरकार दुग्ध बोनस देने में हिचकिचाती हो ताकि हमने पशुपालन बढ़ाने के लिए दुग्ध बोनस की स्कीम प्रारंभ की। हमने पानी होगा तो पानी के साथ हर तरीके का उत्पादन बढ़ेगा। हमने वाटर बोनस की योजना प्रारंभ की, आपने उसको बंद कर दिया। हमने वृक्ष बोनस की, मेरा वृक्ष मेरा धन योजना शुरू की, आपने वृक्ष बोनस की योजना को बंद कर दिया। हमने जिन योजनाओं को उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लोग टिके, उनकी आमदनी बढ़े, आपने उन सबको बंद कर दिया। जो सरकार मेरा गांव मेरी सड़क जैसी लोकप्रिय योजना को, जिसमें हमने एक ही साल में 300 सड़कें बना दी थी, जो उसको बंद कर सकती है, उस सरकार से आप क्या अपेक्षा करते हैं? तो इस बार क्या चुनाव अपनी अपेक्षाओं की लिस्ट बना दीजिए। क्या इस बार चुनाव, क्योंकि आप उनके प्रश्नों को कह रहे हैं, तो मैं आपसे चाहता हूं कि मैं किसी के प्रश्न, देखिए आप मेरी शंकाओं का समाधान कर दें,
तो मैं हमारा सीधा सा सवाल ये है कि क्या इस बार का चुनाव इन मुद्दों पर होगा, या प्रधानमंत्री केदारनाथ में जाकर के साधना करते हैं, वहां जाकर के जो है पूजा पाठ करते हैं, बीजेपी हिंदू और हिंदुत्व की बात करती है, आपके राहुल गांधी कहते हैं हिंदू अलग है हिंदुत्व अलग है, जो है अब हिंदुत्व का कोई एजेंडा नहीं है, तो क्या ऐसा तो नहीं कि ये विकास पीछे चला जाए और फ्रंट में चुनाव हिंदू और हिंदुत्व पे आ जाए? देखिए, भाजपा कुछ भी कोशिश करे, चुनाव जनता की पिच पर होगा, और जनता की पिच इस समय काफ़ी गीली है और काफ़ी उसकी कंडीशन खराब है, और भाजपा का जो भी बैट्समैन आएगा वो जो है जीरो पर आउट हो जाएगा। इसलिए आउट हो जाएगा, महंगाई कहाँ है आज? हमारे समय में 48 रुपये का 1 लीटर सरसों का तेल मिलता था, आज वो 200 रुपये में नहीं मिल रहा है। गैस सिलेंडर जो 415 रुपये का था वो आज 950 पार कर गया है, डीजल 100 पार कर गया है। एक आध बार जो है कोई चीज़ ऐसी है, दालें इत्यादि जो महंगी नहीं हुई हो, रसोई में लोगों की आग लगी हुई है। लोग क्या भाजपा को नवाजेंगे वोट दे करके? बेरोजगार, हर दूसरे घर में बेरोजगार है, एक लड़का लड़की जो है सड़कों में डिग्रियां लेकर के प्रदर्शन करते फिर रहे हैं। तुम उनको जो है बजाय नौकरी देने का, कुछ करने के उपाय करने के, तुम उनको डंडे मार करके भगाने का काम करते हो। तो वो क्या आपको पूजेंगे? महिला कल्याण की जितनी हमने योजनाएं शुरू की थी, मैं एक ही उदाहरण बताना चाहता हूँ। हमने महिलाओं के हक में जो विधवा या महिला वृद्धावस्था जो पेंशन थी, हमने ये तय किया कि यदि महिला भी 60 साल की हो गई है तो एक परिवार को हम 2 पेंशन देंगे। महिला के हित में फैसला लिया। इन्होंने जो है महिला वाली इन्होंने कहा एक परिवार में 1 पेंशन होगी, 2 नहीं होंगी। यह हरीश रावत की फिजूल खर्ची है। और 1 पेंशन की 69,000 महिलाओं की पेंशन बंद कर दी। मैंने वृद्ध महिला, मैंने कहा भाई जीवन भर परिवार के लिए लगा दिया, इनको पौष्टाहार दिया जाए। इन्होंने वृद्ध महिला पौष्टाहार योजना बंद कर दी। अच्छा हरीश जी, सबसे बड़ी बात ये है कि कांग्रेस कागजों पर बहुत अच्छी तैयारी करती है। इतने लंबे सालों तक सत्ता में रहने के बाद आए, भाजपा में तो अभी आ गए हैं। भाजपा में जूतम पैदार हो रही है। 3 मुख्यमंत्री बदलना इसी का तो प्रमाण है। मैं नहीं कह रहा हूँ हमें अवगुण नहीं आए, हमें लंबे समय तक सत्ता में रहने के साथ कुछ अवगुण आए, और अब जैसे जैसे झटके लगे तो हम सुधर भी नहीं, हम अपने को सुधारेंगे। मैं इसमें आर्गुमेंट नहीं करता, लेकिन वो सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने कभी जनता के साथ छल नहीं किया। आज का जो भारत बना है वो कांग्रेस के समय में बना है। आज का जो उत्तराखंड है उसमें हर गाड़ गधेरे, नदी नाले में हर जगह कांग्रेस का नाम लिखा है कि ये कांग्रेस की किए हुए काम है करके। तो इन्होंने तो कोई काम तो करेंगे नहीं आप, ये तो केवल बयान बहादुर हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप जिस तरह से आकलन करते हैं आप कहां पर पाते हैं, क्योंकि भाजपा तो कह रही है कि इस बार युवा मुख्यमंत्री, युवा सरकार अब की बार 60 पार, आप अपना आकलन कहां पर पाते हैं? हम अपना आकलन सही जगह पर पाते हैं। हम ये समझते हैं कि जो एंटी इनकम्बेंसी है हमारा, हमको पिछली बार भी जब इनकी आंधड़ चला था तब भी वोट वाइज तो हम 33.5% लाए, जितना हमारा लॉयल जो हमको बराबर वोट दे रहा था 2012 में जितना % वोट मिला था वो मिला था। वो वोटर आज हमारे साथ रॉक दीवार की तरीके से खड़ा है, और साथ साथ भाजपा की जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट पिछली बार भाजपा की तरफ चला गया था, बसपा आदि आदि का, वो कांग्रेस की तरफ आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि अगर और आप इसलिए कांग्रेस इस बार बहुत अच्छी कंफर्टेबल स्थिति में होगी। भाजपा केवल इस बात का फायदा उठाना चाहती है कि कांग्रेस के अंदर कुछ झगड़े होंगे। मैंने कहा ना कि समय के साथ हमने भी कुछ सबक लिया है। हम एक होकर के लड़ रहे हैं, भाजपा अनेक होकर के लड़ रही है इस समय। सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा बार बार आरोप लगाती है कि आप भाजपा के अंदर भितरघात करने की कोशिश हो। आप दिल्ली गए, जब विवाद पूरा पनपा, आप वहां से आए, आपने कहा कि आज के बाद मेरा एक एक कदम भाजपा को दर्द देगा, और महज उसी के 2-3-4 घंटे बाद खबर आ गई कि हरक सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया, ये कहो डैमेज कंट्रोल कर लिया। तो क्या वाकई में लगातार आप कोशिश करते हैं कि बीजेपी अस्थिर हो
बीजेपी को स्थिर मतलब अस्थिरता में हरीश रावत की जिम्मेदारी है? अस्थिरता की जननी भाजपा है, इस आर्ट में वही माहिर है। आप देश भर का इतिहास देख लीजिए, जहां जहां अस्थिरता आई है वहां भाजपा खड़ी है। कांग्रेस स्थिरता का पक्षधर है, लेकिन आप जब गलत नीतियों पर गलत तरीके से सरकार बनाएंगे, आप दल बदल करेंगे, जो लोगों की आकांक्षा यहाँ पूरी नहीं हो पा रही जो उनको लेंगे, तो उनकी आकांक्षा का जवाब कौन देगा? अब वो बेचारे देख रहे हैं कि यार हम कांग्रेस से वहां गए थे, यहाँ दूर और खट्टे लग रहे हैं, वो दूर हो गए हैं और हमसे। नारा चल रहा है उत्तराखंड में, सबकी चाहत हरीश रावत। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार परसेप्शन भी इस बात को लेकर बन रहा है कि हरीश रावत वो चेहरा है जो शायद कांग्रेस की नैया पार कर सकता है। हरीश रावत वो चेहरा, लेकिन आपके आला कमान मानने को क्यों तैयार नहीं? आपको चुनाव का तो कैप्टन बना दिया, ये तो कह दिया कि आप चुनाव तक जब तक होगा तब तक कैप्टन आप रहेंगे, लेकिन क्या ये तय है कि चुनाव के बाद भी कैप्टन हरीश रावत ही रहेंगे? बहुत सारी बातें जो है राजनीति के अंदर संकेतों से भी समझी जाती है, और फिर लोकतंत्र के अंदर पार्टी से बड़ा वरदान जनता का वरदान होता है। यदि जनता कह देती है कि सबकी चाहत हरीश रावत, तो हमको तो सब कुछ मिल गया। तो जनता के वरदान से कोई बड़ा वरदान है? जब भगवान वरदान दे रहे हों साक्षात, तो फिर बाबा का दिया हुआ मंत्र जो है थोड़ी बड़ा होता है, भगवान का वरदान बड़ा होता है। हाँ, बाबा रास्ता बताता है, पार्टी ने हमको रास्ता बताया कि हम यहाँ तक पहुँचने के काबिल हुए, जनता के लिए जनता जनार्दन के लिए कुछ कर सके, उसके लिए मैं पार्टी का बहुत आभारी हूँ, और इसीलिए निष्ठा भाव से पार्टी के साथ उनके हर आदेश का पालन करता हूं। क्या कोई ग्रीन सिग्नल मिला है कि आप आगे बढ़िए, लीडर आप ही रहेंगे? ये एश्योरेंस कुछ मिला है? जनता को कुछ एश्योरेंस देंगे? क्योंकि देखिए जनता अभी भी पसोपेश में है। मैंने कहा कुछ तो पर्दे में रहने दीजिए, जब दूसरी बार मिलेंगे तब आपको कुछ और बता देंगे। अच्छा हरीश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी की बात जो हो रही है कांग्रेस, उसको लगता है कि जो सरकार के खिलाफ गुस्सा है, उस गुस्से का फायदा कांग्रेस को मिलेगा, लेकिन इस फायदे पर कहीं ना कहीं डेंट करने का काम कहीं आम आदमी पार्टी तो नहीं करेगी? देखिए, इसलिए नहीं करेगी, आम आदमी पार्टी को अभी उत्तराखंड को समझना पड़ेगा। यहाँ के गाड़ गधेरे सब समझने पड़ेंगे, यहाँ के भूगोल को, यहाँ के लोगों की आकांक्षाओं को, इसकी सामाजिक बनावट को, इसके इतिहास, सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अभी आप टहलते हुए आएँ और आकर के दावा ठोक दें हम सरकार बनाएंगे क्योंकि हम कुछ कह दे रहे हैं ऐसी चीजें, तो इससे तो सरकारें नहीं बनती है। नहीं, लेकिन उन्होंने चेहरा तो स्थानीय दिया है। वो तो कह रहे हैं कि भाई विजन दिल्ली का है, एग्जीक्यूशन तो यहीं से होना है ना। विजन दिल्ली का है, लेकिन दिल्ली एजुकेशन यहाँ से होना है, मैं मान लेता हूँ इस बात को, लेकिन पार्टी के पास विजन बनाने के लिए उस एरिया की जानकारी तो होनी चाहिए, उस एरिया की समझ तो होनी चाहिए। आपने यहाँ 4 साल लगा दिए होते, 5 साल लगा दिए होते, तब भी आप दावा कर सकते थे। जो कुछ मैं 55 साल में यहीं पैदा हुआ और 55 साल से गाड़ गधेरे नाप रहा हूँ यहाँ के, मैं नहीं समझ पाया। क्या मेरी तुलना में वो लोग समझ जाएंगे जिन्होंने जिंदगी के चंद दिन भी नहीं दिए हैं उत्तराखंड को? सबसे बड़ी बात यह है कि जो गारंटियों की बात करते हैं केजरीवाल, जिस तरीके से वो लगातार लोगों को एश्योरेंस दे रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम पूरी तरीके से बदल देंगे, जो 21 साल में कुछ नहीं हुआ। देखिए, उनको उनकी गारंटी की पोल यहीं पे खुल जाती है कि 7.5 साल सत्ता चलाने के बाद वो दिल्ली को आज भी देश की सबसे महंगी बिजली दे रहे हैं, चाहे वो कॉमर्शियल हो चाहे डोमेस्टिक हो, सबसे महंगी है। और जो 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं वो भी लंबे संघर्ष के बाद दे रहे हैं और कई कंडीशंस के साथ दे रहे हैं। तो दिल्ली में तो आप 7.5 साल बाद 200 यूनिट बिजली फ्री देने के लायक बने हैं, और उत्तराखंड जैसे राज्य में जिसका बजट दिल्ली का 1/10वां हिस्सा भी नहीं है, उसमें आप 300 यूनिट बिजली देने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ तो ये है न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। वो जानते हैं उनकी सरकार बनेगी नहीं, तो उनको केवल कुछ वोट लेने हैं, कुछ आ जाएं, एंटी इनकम्बेंसी का कुछ वोट भाजपा से जो छिटक रहा है वो कांग्रेस की तरफ न जाकर के उनकी तरफ आ जाए, तो आप जानते हैं उनकी भूमिका क्या, किस रूप में इतिहास। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे बड़ी बात यह कि जब हम आप बार बार अलग अलग मंचों पे कहते हैं कि बीजेपी के बहुत सारे नेता, और खास करके जो कांग्रेस से बीजेपी में गए थे, वो बहुत सारे नेता इस वक्त बेचैन हैं और छिटकने में, क्या अगर वो आते हैं तो उन्हें अपने साथ लेंगे? आज तो भाजपा में ही, पूरी भाजपा में
जो पुराने घाघ भाजपाई हैं उनमें भी बेचैनी है। लोग ये देख रहे हैं कि क्लाइमेक्स हो गया है, जिन वादों पर देश को खड़ा किया गया था उसकी पूरी पोल पट्टी खुल चुकी है। इसलिए लोगों का भाजपा में कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है आगे के लिए। इसलिए उत्तराखंड एक नमूना होगा जहां भाजपा के अंदर आपको बड़ी बगावत दिखाई देगी, और उत्तर प्रदेश में सिग्नल दिखाई दे गया आपको। लाभार्थी भले ही हम ना हो, अब लाभार्थी कोई हो उसका, लेकिन सिग्नल तो सिग्नल है। यानी कि 10 मार्च को कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है पूरा, और उसमें उस खुशी में हम आपके चैनल को भी शामिल करें। आखिरी बार सिर्फ एक, क्या उस पूरे शपथ ग्रहण में जो मुख्य चेहरा होगा या कप्तान होगा हरीश रावत होंगे? जनता ये उम्मीद लगा करके बैठे। हरीश रावत की मेहनत के आधार पर बना हुआ कैप्टन ही जो है उसका चेहरा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल ये थे हरीश रावत जी, जिन्होंने खुलेआम खुल करके साफ तौर पे कुछ तो नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहा कि अगर जनता की चाहत यही है तो वो पूरी होगी। अब ये आने वाला समय बताएगा कि आखिर हरीश रावत मुखिया होते हैं या फिर कोई और। लेकिन आज के इस खास शो के लिए बस इतना ही। नमस्कार।